हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपकी जो प्रश्नावली 5 हमने शुरू की थी, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था। एक पार्ट का इंट्रोडक्शन था, एक इंट्रोडक्शन हमने छोड़ दिया इस क्लास के लिए, और हमने वहाँ पढ़ा था समांतर श्रेणी क्या होती है, उस समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या होता है। और उम्मीद आपसे यही है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, प्लस में आपने जो मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई थी उसका आपने बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। आज हमें 2 चीज़ें पढ़नी है 5.1 की। वो पढ़ना है, एक समांतर श्रेणी का व्यापक पद पढ़ना है और एक समांतर श्रेणी के प्रकार पढ़ना है। अगर हम 2 चीज़ें आज पढ़ लेते हैं तो फिर ये 5.1 की जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम 5.1 के एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके करेंगे क्वेश्चंस। आराम से देखना। आज हमारी जो पहले सबसे पहले हेडिंग होने वाली है वो होगी समांतर श्रेणी का व्यापक पद। आराम से समझे एक एक चीज को। हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब ये होता क्या, इसके बारे में सारी आपको कहानी बताता हूं, समझना भाई। किसी एपी का यानी समांतर श्रेणी का क्या पढ़ना, आपको व्यापक पद पढ़ना, समझना आप लोग। आपके पास सपोज दैट कोई एपी है और एपी में आपके सामने लिखा है A1, A2, A3, फिर लिखा है A4, फिर कॉमा करके और लास्ट में लिखा है AN। और AN का मतलब आप समझ जाना, AN को TN भी बोल रहा हूँ और L भी बोल रहा हूँ। ये बात मैं एक बार लिख चुका हूँ, तो शायद मुझे अब AN लिखने में ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, आप उसको TN और L साथ में समझ आएंगे। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ देखो, मतलब समझना, ये जो है ना, इस A1 को A ही बोला जाता है। अगर मैं इस A2 को बात करूं तो A2 को लिखने का तरीका हो जाएगा A+D। मैं सारी चीजें समझो, टेंशन मतलब एक बार समझे, ये हो गया। और जिस दिन मैं इस A3 को लिखूंगा, इस दिन मैं लिखूंगा A+2D, और 4 को जब मैं लिखूंगा उस दिन मैं लिखूंगा A+3D। ये भी एपी है, आपकी ध्यान रखना। उस एपी को ऐसे नहीं लिख के इस एपी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ऐसे ऐसे करके ये जो AN है ना, इसको लिखा जाता है A+n-1 इंटू डी। एक हमेशा n से कम सोचना। आपको क्या करना, ज़्यादा लैंग्वेज के तरफ मत जाना, आपको कोई भी पद लिखना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, आपको चाहिए 10वां पद। कौन सा पद चाहिए? 10वां पद चाहिए। समझने का प्रयास करें साहब। अगर आपको अब 10वां पद चाहिए तो 10वें का मतलब होता है किसी एपी को A से लिखा जाता है और उसके 10वें पद का मतलब है A10। क्या ख्याल है? सही बात है। मुझे एपी का चाहिए 10वां पद, 10वें पद का मतलब होता है A10। अब अगर मैं बाकी पद को थोड़ा ध्यान से देखूँ ना, तो देखो A को मैंने A लिखा। अब यहाँ समझ सकते हैं कि ये A+0D लिखा हुआ है। यहाँ D कितना? 0D है। यहाँ कितना देखो, 2 वाले में A+1D लिखा हुआ, 1D। तीसरे में कितना लिखा? A+2D। इसका मतलब आप सोचो कि ये A तो चेंज नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर भी A आया है, इधर भी A आया, इधर भी A आया, इधर भी, और आपने लास्ट वाला पद लिखा तो भी क्या आया? A आया। तो A तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज D भी नहीं हो रहा। D तो सब आगे, चेंज कौन हो रहा है? नंबर हो रहे हैं। देखो यहाँ D 0 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ N हो गया। N में से 1 घटाने पर 1D कम हो रहा है। 10वें का मतलब देखो A तो लिखा ही जाएगा, पक्की बात, और D भी आएगा, लेकिन 10 है तो यहाँ लिखा जाएगा 9D। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? ये देखो 10 हो गया, N का मान, आप यहाँ N का मान 10 रखेंगे ना, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9D। इसका मतलब सर, अगर मुझे 10वां पद तो मिल गया, अगर मुझे चाहिए 50वां पद, कौन सा पद चाहिए? 50वां पद। और 50वें पद का मतलब होता है A50। क्या मतलब होता है? A50। बिल्कुल साहब, मैं कहूँगा बिल्कुल। तो लिखना क्या है, आप इस फॉर्मूले के ऊपर गौर करें। यहाँ A की जगह A प्लस N की जगह 50 आ गया। देखो 50 में से 1 गया, आपको सिर्फ गुण 50 बचेगा। ये लो साहब गुण 50, और पीछे लगा दो D। ये लो A50 को लिखने का तरीका आ गया A+50D। मैं तो आपको कहूँगा कहीं ना कहीं सूत्र में मत जाएं। ये AP का Nवां पद होता है, ये हमें 5.2 में वापस पढ़ना। आपको अगर कोई पद निकालना है, जैसे किसी ने बोल दिया कि सर मुझे एपी का 31वां पद चाहिए,
कौन सा पद चाहिए? 31वां। तो 31वें पद का मतलब हो जाएगा a31 बराबर 31वां पद मतलब a31। आप तो कोई फॉर्मूला याद नहीं रखें, एक डी कम सोच लें, तो ये हो जाएगा a प्लस 30d। 31 है, इसका मतलब a प्लस 30d। मैं कुछ पद बोल रहा हूं, आप इमेजिन करना। 40वां पद, क्या 40वें पद को मैं a प्लस 39d लिख सकता हूं? बिल्कुल। 100वां पद, एपी का 100वां पद a प्लस 99d। और मैं आपके सामने लिखता हूं एपी का 27वां पद। कौन सा पद साहब? 27वां पद, मतलब a27। क्या हो जाएगा? a27। बोलने का प्रयास करें साहब, मन मन में आप अपने सोचें। वहां आप मेरे सामने नहीं बोल सकते, फोन नहीं बोलेगा, आप बोल रहे हो, बट आप सोचें a प्लस 27। इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस 26d। ये जो चीजें लिखी है ना, ये आपके आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। मैं आपको भी बताता हूं क्यों, कैसे काम आएगी। सवालों, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। एक डी कम सोचना। जैसे देखो चौथा पद है, तो चौथे को आप इमेजिन करो, उधर देखो मत, यहां सोचो a प्लस 3d, एक डी कम सोचो। चौथे के बाद पांचवा पद आएगा, पांचवे का मतलब हो गया a प्लस 4d। छठे का मतलब हो गया a प्लस 5d। एक डी हमेशा कम, जो पद ले रहे हो उसमें a और d तो पक्का आएगा, बट d आपको एक कम लेना जो पद हो। जैसे कोई किसी ने बोला 11वां पद, सामने लिखा आपके, देखो 11वां तो नहीं लिखा, आप सोचो 11वां पद, तो a11 बराबर a प्लस 10d। बात समझ में आई या नहीं? ऐसा आपको सोचना। ये जो पद लिखे गए हैं ना, ये लिखे गए, ये लिखे गए, ये सारे के सारे समांतर श्रेणी के क्या कहलाते हैं? व्यापक पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यापक पद। कि मतलब समांतर श्रेणी को लिखने का तरीका होता है। क्या होता है? समांतर श्रेणी को लिखने का तरीका होता है। अब तरीका ऐसे है, सपोज दैट आप एक चीज सोचे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एक आपके पास एपी है, समझने का प्रयास करना, ये कितने काम आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। देखो एक आपके पास सपोज दैट एक एपी है, और एपी में आपके लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, ऐसे ऐसे करके अनंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं पद। कितनी ओर अग्रसर हो रहे हैं? अनंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मैं कहूंगा कि इस एपी का आपको कौन सा पद चाहिए? 10वां पद चाहिए। इस एपी का कौन सा पद चाहिए? 10वां पद चाहिए। तो आप में से अगर ज्यादातर बच्चे सोचेंगे ना, तो आप कहेंगे सर इसके एपी क्या, देखो पहला पद लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ, चौथा लिखा हुआ। मैं लिख दूं इसका 5वां पद 15 आएगा, क्योंकि 3 का गैप है। छठा पद, फिर 7वां पद, पक्की बात है ना? अरे 16 कैसे लिख दिया रे? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, फिर आएगा छठा पद, फिर 7वां पद, फिर 8वां पद, फिर 9वां पद, और फिर कितना आएगा? 10वां पद। तो आपसे कोई पूछेगा 10वां पद कितना, तो आप जवाब देंगे 30। मैंने पूछा 10वां, जवाब आपने दे दिया 30। मैं कहूंगा 50वां पद, क्या आप लिखोगे 50 तक? आप कहेंगे सर ऐसा तो हालत खराब हो जाएगी। मैंने आपको बोल दिया इसका 31वां पद, क्या आप 31 तक लिखोगे? 31 पद लिखोगे? कि आपने चलो संख्या छोटी थी तब तो 10 तक लिख दिया। मैं आपको कहूंगा 27वां पद, आप 27 तक थोड़ी लिखोगे? नहीं, तो कहीं ना कहीं एपी उसका उत्तर तो देगी ना, ये तो पक्का इसका है। जैसे इसका 10वां पद 30 है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई 50वां पद भी होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा। तो आपको करना क्या है, इस एपी को देखकर आपको एक चीज लग जानी चाहिए कि यहां पर जो प्रथम पद है वो 3 है। देखो बिल्कुल प्रथम पद सबसे पहले जो होता है वही तो होता है प्रथम पद, बिल्कुल। और इसका जो सार में अंतर है, कितने का गैप है यहाँ? गैप आपको सर 6 में से 3 जाए, गैप कितने का आएगा? 3 का। पक्की बात है? बिल्कुल। अब आपको कौन सा पद चाहिए था? 10वां पद। तो a10 बराबर आपने क्या a प्लस 9d नहीं लिखा, उसको वैल्यू रखो यहां पर। तो a का मान कितना? 3 प्लस 9 गुणा d कितना? 3। तो 3 प्लस 9 को 3 से गुणा करवाओगे 27, उत्तर आ गया 30। देखो आप इस रास्ते से गए, आप सीधा यहां डायरेक्ट आ गए। मैं उस एपी का आपको कौन सा पद बताऊं? आपको सर आप तो इसका 50वां पद बताओ। तो क्या 50वें पद का मतलब आपने a प्लस गुण 50d लिखा? बिल्कुल। क्या इस एपी का प्रथम पद 3 है? बिल्कुल। ये रहा गुण 50 गुणा d भी तो इसका 3 है जो सामने लिखा हुआ है। ये हो गया 3 प्लस, गुणा करो, अरे गुणा करो, क्या ये गुणा 147 नहीं आएगा? बिल्कुल। और ये आ गया 150। तो इस एपी का अगर आप ऐसे लिखते लिखते 50वें पद पर पहुंचोगे तो वो 150 होगा। कितना होगा? 150। तो आपको कौन सा रास्ता पसंद आया सर? क्या आपको ये रास्ता पसंद आया या ये फॉर्मूले वाला रास्ता कि पहले हम सर a और d निकाल सकते हैं? और एपी का a और d तो आपको आना चाहिए, क्योंकि जो किसी सूची का अंतर है वही तो आपका सार में अंतर है, और जो सबसे पहले लिखा गया वो उस एपी का प्रथम पद है। पक्की बात है? मैं राइट कह रहा हूँ ना एकदम बात? कोई इसमें नई बात तो नहीं है ना जो मैं आपको पढ़ाई नहीं? पक्की है? पहला पद।
और डी के लिए दूसरे में से पहला पद माइनस, 6 माइनस 3, A2 माइनस A1, याद करो कल वाली क्लास, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 3, A4 माइनस A3 3, हर बार 3 3 आ रहा है, इसका मतलब सारवंतर इसका कितना 3, क्योंकि ये AP है और मैं पहले ही कह रहा हूँ AP है तो इसका मतलब सारवंतर तो समान है उसका, ठीक है। तो A आया D आया, 10वें के लिए A प्लस नो डी। आप ये सोचो, आप तो ये 50वां पद निकाल रहे हो, आप कोई भी पद निकाल सकते हो। आपसे अगर बोला जाए सर आपको मुझे अगर 100वां पद निकालना है तो ले भाई 100वें पद में क्या दिक्कत आई, 100वें पद का मतलब A प्लस 99D नहीं होता है क्या, या A की वैल्यू 3 रख दे और D की वैल्यू 3 रख दे, 99 को 3 से गुणा करवा दे, अरे सही बात है ना, तो क्या दिक्कत आएगी, 300 नहीं आएगा यहाँ पे, उत्तर 300 आ जाएगा सीधा सीधा। अब वैल्यू रखो, गुणा भाग करोगे, जोड़ोगे, इतना तो आना चाहिए। उम्मीद है ये जो मैंने AP का व्यापक रूप आपके सामने लिखा या व्यापक पद लिखा आपके सामने, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी कोई भी प्रकार की। ये केवल समझाने के हिसाब से था एग्जाम्पल। आपको कोई भी सवाल में ऐसा बोला जाएगा कि कोई भी पद निकालना, जैसे आपको 150वां पद निकालना, तो 150वें पद का मतलब हो जाएगा A50 बराबर A प्लस 100 गुण 50D। एक D हमेशा कम सोचना है, वो इस फॉर्मूले से आ रहा है, या तो आप फॉर्मूले वैल्यू रख दो, A की रख दो और N की रख दो और D की रख दो तो भी उत्तर आ जाएंगे। भाई अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको 31वां पद चाहिए तो 31वें के लिए आपने A को A रखा प्लस N की जगह 31 रखा, 31 माइनस 1 30, 30 को D से गुणा करो 30D तो आया था, A प्लस 30D तो किया आपने, नया कौन सा काम किया ये बताओ पहले, कोई नया काम तो नहीं है इसमें, नया काम नहीं। आप उस फॉर्मूले के बजाय इन चीज़ों मेरे शॉर्टकट में फायदे में रहोगे, कोई गलत नहीं है, कोई टीचर आपके गलत नहीं करेगा, किसी बोर्ड का कोई गलत नहीं होगा, मस्त रहिए। है कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमने पढ़ लिया किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद। दूसरी बात, आप बिल्कुल भी टेंशन ले नहीं, मैं पक्का कहता हूँ आपको, ये कन्फर्म चीज़ है, जिस दिन 5.3 का लास्ट सवाल कर रहे होंगे उस दिन आपको ये चैप्टर अंगुलियों पे याद होगा, देख लेना, आपके इतने कंसेप्ट याद हो जाएंगे बार बार। क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है, बड़ा रीज़न ये है बेटा कि ज़्यादातर जो फॉर्मूले हैं ना, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे उन फॉर्मूलों बार बार जो फॉर्मूले लगेंगे ना तो वो फॉर्मूले बार बार याद होंगे। अभी आपको पता नहीं लग रहा है ये कैसे लगेंगे। जैसे सवाल आएगा, सवाल के सामने AP लिख रखी होगी, मैं कहूँगा देखो AP का प्रथम पद ये है, सारवंतर हमने निकाल लिया, अब वो कहेगा इसका ये पद निकालो, तो फिर मैं रखूँगा देखो ये इस पद हमने ये चीज़ वहाँ पढ़ी थी, फिर ये चीज़ें अपने आप आपके वहाँ कनेक्ट हो जाएगी। और जिस दिन कनेक्ट होगी उस दिन आपको खुद को लगेगा हाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है, ये चीज़ें हमने एकदम सही पढ़ी। हम एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जिस दिन 5.3 का लास्ट क्वेश्चन कहूँगा आज चैप्टर खत्म की ओर है, उस दिन अगर बच्चे ने मेरे साथ साथ पढ़ाई की, रिवीजन किया, चीज़ों को याद किया, कंसेप्ट को समझा, नोट्स बनाता गया, एक एक एग्जाम्पल पहले मेरे से समझता गया, फिर बिना देखे करता गया, मैं पक्का कहता हूँ उस बच्चे को उस चैप्टर में किसी प्रकार को समझ, अगर आपने साथ साथ नहीं पढ़ा ना तो पक्की बात है आने वाले एक समय के बाद जिस दिन चैप्टर पूरा होगा उस दिन आपके मन में एक ही वर्ड निकलेगा कि ये चैप्टर सर ने कब करवाए। आपको पता ही नहीं लगेगा, मैं आपके सामने पढ़ा के चला गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं करें, साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो चीजें, मैं अगर डी बोल रहा हूं ना तो डी कल की क्लास में फटाफट रियलाइज हो जाना चाहिए, अरे डी सारवंतर ये होता है, हमने ये चीजें पढ़ी थी, सारवंतर धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। वो जो एक स्लाइड थी ना आपके सामने, वो स्लाइड आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अगर मैं समांतर श्रेणी की बात कर रहा हूं तो समांतर श्रेणी वाली भी स्लाइड आपके दिमाग में फटाफट आ जानी चाहिए, अरे सर ने ये पढ़ाया था। तो इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो चीजें मुश्किल लगेगी भी नहीं। चीजें रिवीजन नहीं करते हो ना, फिर आपको लगता है अरे ये कहाँ फंस गए हम लोग। ऐसा नहीं करें, चीजों को पढ़ें बार बार, ठीक है। वो स्लाइडें दिमाग में आनी चाहिए, अगर पढ़ा हुआ है ना तो पक्का किसी ना किसी बच्चे के स्लाइड में दिमाग में आ रही होगी, वरना नहीं आ रही। वरना सिर्फ आप मेरे को देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ ठीक है पढ़ रहे हो, ठीक है। ध्यान रखें इन चीजों का। तो ये हमने पढ़ लिया, समांतर श्रेणी का व्यापक पद है। लिखने लायक केवल चीज ये इतनी सी है, आपको ये केवल समझाया है मैंने। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कभी भी आपको साथ साथ में लिखना नहीं, जब मैं बोल लूँ तभी लिखना है। मैं साइड में खड़ा हो जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज कर लेना, लिख लोगे, ठीक है। एक बार आप इसको देख लें आराम से, कोई प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब देखो करते हैं समांतर श्रेणी के प्रकार। अगर समांतर श्रेणी का आज हम प्रकार कर लेते हैं, अब हो जाएंगे। अब देखो पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के प्रकार दो प्रकार होते हैं, आपको पता हो तो मैं आपके सामने हेडिंग लिख रहा हूं, समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एपी।
समांतर श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एपी। अब एपी समझ गए ना, समांतर श्रेणी को एपी ही बोला जाता है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है ना। कितने प्रकार? दो प्रकार। तो पहला हम प्रकार पढ़ते हैं परिमित एपी। परिमित एपी, कौन सी एपी पढ़ रहे हैं? परिमित एपी, यानी कि इसको हम फाइनाइट से एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ये हम पढ़ रहे हैं परिमित एपी यानी कि फाइनाइट एपी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कुछ बातें मैं बता चुका हूं। परिमित एपी का मतलब क्या होता है? परिमित मतलब फाइनाइट का मतलब होता है कहीं ना कहीं रुकना, मतलब ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या क्या हो? सीमित हो। मैं लिख रहा हूं आपके सामने परिभाषा, आप लिखेंगे ऐसी समांतर श्रेणी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, इस बात को ध्यान रखना। अब उसे समान परिमित एपी कहते हैं। मेरे हिसाब से कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को उसको लिखने में। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो? सीमित हो, उसे परिमित एपी कहते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल गौर कर लें भाई, एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी। बिना एग्जाम्पल के कभी कोई चीज समझ में नहीं आएगी। मैं आपको दो एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। एक आप एपी लिखेंगे, वो एपी है 1 2 3। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो एपी कहां रुकेगी? 99 पर। एक आप एपी लिख रहे हो जिसमें लिखा है 6 10 14 18। क्या ये दोनों परिमित एपी नहीं है? क्या इसमें पदों की संख्या फिक्स नहीं है? आप कहीं आगे जा सकते हो क्या? कहाँ जा सकते हो? इसमें 99 से आगे जाने के लिए मना कर दिए, इसमें 18 से आगे। ये तो रुक गई, डॉट भी नहीं चली। ज्यादातर बच्चों में क्या होता है, ये डॉट थोड़ा सा दिमाग में घूमता रहता है, वो थोड़ा एग्जाम में डॉट थोड़ा दूर लगा देता है, ये तो अपरिमित एपी होगी। नहीं, परिमित है भाई। क्यों है परिमित एपी? क्योंकि 1 से लेकर 99 तक, अब आगे डॉट नहीं चला, ध्यान रखना। तो इसका मतलब पदों की संख्या सीमित है इसके अंदर। यहाँ पदों की संख्या सीमित है ही नहीं, 18 तक पदों की संख्या सीमित है, तो ये दोनों परिमित एपी हो गई। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है अपरिमित एपी। कौन सी एपी हमें पढ़नी है? अपरिमित एपी यानी कि इनफाइनाइट एपी। अपरिमित एपी यानी कि इनफाइनाइट एपी के बारे में आपको पढ़ना है। इसकी परिभाषा भी लिख लो, ऐसी समांतर श्रेणी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, जिसमें पदों की संख्या असीमित हो। क्या हो? असीमित हो। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी दो प्रकार की होगी। एक तो परिमित एपी है, एक अपरिमित है। परिमित का मतलब जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, मतलब पद रुक रहे हैं, आप गिन के बता सकते हो कि इतने पद हैं, तो आप बोल देना उसको परिमित एपी। अगर किसी समांतर श्रेणी में आप पद गिन के नहीं बता सकते, जिसमें परिमित है ही नहीं, वो संख्या असीमित है, इसका मतलब फिर वो कौन सी समांतर श्रेणी हो जाएगी? अपरिमित हो जाएगी। उम्मीद है दोनों परिभाषाओं में आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं दूसरी एपी का आपके बता देता हूं एग्जाम्पल। आपको क्या पढ़ते हैं इसके? एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल इसके भी देख लो। तो इसके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूं एपी बराबर 2 4 6 8, ऐसे ऐसे करके चलता ही जाएगा। और दूसरा अगर आप एग्जाम्पल के बारे में सोचेंगे तो आप लिख दो 3 7 11 15, ऐसे ऐसे करके। बोलो सर, है किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक हमने जो आज पढ़ा अभी, व्यापक पद में भी कोई दिक्कत नहीं थी। समांतर श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी के प्रकार दो होते हैं, एक परिमित समांतर श्रेणी और एक अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित एपी यानी फाइनाइट एपी क्या होती है? ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, मतलब लिमिटेड पद हो, या 99 तक रुक रही है, या 18 के बाद आगे नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये परिमित एपी के उदाहरण है।
अपरिमित एपी यानी इनफाइनाइट एपी ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, असीमित हो, इसका मतलब अनलिमिटेड हो। तो ये देखो डॉट डॉट चलते ही जा रहा है, कहीं रुकने का नाम ले रहा है क्या। अगर मैं यहाँ गलती से लिख दूं 60, कितना लिख दिया मैंने, 60 लिख दिया, फिर ये परिमित एपी बन जाए, क्योंकि वो 60 के बाद आगे जाएगी नहीं। अब ये डॉट डॉट जा रहा है, ये अनंत की ओर अग्रसर है दोनों एपी, इसका मतलब वो है आपके अपरिमित एपी। मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा समस्या है आपको, इसको कोई समस्या नहीं है ना। तो सिंपल सी दो परिभाषा हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और इन्हीं दो परिभाषाओं के साथ में जो 5.1 के नोट्स हैं, हमने 2 वीडियो के माध्यम से सारी चीजें आपके लिए कर ली है। कल का वीडियो बड़ा हुआ था, आज छोटा सा हुआ, ठीक है। पहले वो ही ध्यान रखें, आज इसको बढ़िया तरीके से नोट्स में लिखें, फिर जब सवाल करेंगे ना 5.1 के, तो ये जितने भी नोट्स आपके सामने लिखे हुए सारे आपके दिमाग में आ जाएं। अरे ये पॉइंट वहाँ लिखा था, ये पॉइंट वहाँ लिखा था। तो पहले नोट्स को याद करके रखें, उसके कंसेप्ट समझ के रखें, ज़्यादा अंदर याद करने लायक है तो पूरे याद ही करके रखें। फिर एग्जाम्पल करेंगे, कल की क्लास में हम करेंगे एग्जाम्पल। 5.1 के 2 एग्जाम्पल हैं, और 5.1 के अंदर टोटल 4 सवाल, लेकिन उसके सवाल के अंदर सवाल है तो वीडियो ज़्यादा बड़े बन जाएंगे, उसको 2 पार्ट में कर लेंगे, पहला और दूसरा साथ में कर लेंगे, तीसरा और चौथा साथ में कर लेंगे। एक बार आप इसको आराम से लिखें, करें, आज की क्लास को समझें। मैं कल की क्लास में मिलता हूँ आपको 5.1 के उदाहरण को लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इन सब चीज़ों का रिविजन करते रहिए। कोई ज़्यादा माता बच्ची वाला काम है नहीं, सिंपल सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर।